नेक्स्ट पैराग्राफ आइए पेज नंबर 2 के। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. तो जो भी हम लोगों ने विद्यार्थी गण और शिक्षक के बीच में जो भी वार्तालाप यानी कि बातचीत है ना, विद्यार्थी ने स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, टीचर ने उसका आंसर दिया, उससे हम लोगों को उस कन्वर्सेशन से हम लोगों को समझ में ये आना चाहिए ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी स्थान, इंसान, पीपल्स, थिंग्स यानी कि चीज़ें, वस्तु, नेचर है ना, प्रकृति, जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जो जीव है, जीवित जो प्राणी है, उसको सराउंड किया है ना, यानी कि चारों ओर से घेरा हुआ है या चारों ओर है, उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण। इट इज़ a combination of natural and human-made phenomena, while the natural environments refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth. Human environments reveals the activities, creations and interaction among human beings. तो जो ये environment है, पर्यावरण है, ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और ह्यूमन मेड इंसानों के द्वारा बनाया गया चीज़ है ना, तो उसका एक मिश्रण है ना, उसका एक उस कॉम्बिनेशन से पर्यावरण बना है, यानी कि एक फेनोमेना है, एक तथ्य है। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को अगर देखा जाए, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको देखा जाए, तो इसमें दोनों बायोटिक और अबायोटिक है ना, बायोटिक वस्तु और अबायोटिक वस्तु भी पृथ्वी पर क्या है, एग्जिस्ट है, यानी कि बायोटिक का भी अस्तित्व है, अबायोटिक का भी अस्तित्व है। अब यहाँ पर डोंट गेट कंफ्यूज, बायोटिक यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी जीवित जीव है, जीवित प्राणी है ना, उसका अस्तित्व पृथ्वी पर है। देन आफ्टर अबायोटिक यानी कि जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, जितने भी निर्जीव वस्तु है, उसका भी अस्तित्व पृथ्वी पर है, यानी कि ये दोनों चीज़ है ना मिलकर क्या बना है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण बना है। अब बायोटिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं, यानी कि बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, चिड़िया, बर्ड्स है ना, और अबायोटिक वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जितने भी वस्तु नॉन लिविंग है ना, जितने भी निर्जीव वस्तु है उसको अबायोटिक कहा जाता है, जैसे कि लैंड, वाटर है ना, सोयल, स्टोन, रॉक्स, ये सब अबायोटिक में आता है। अब नेक्स्ट, ह्यूमन इन्वायरमेंट्स रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बींग्स। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में तो हम लोगों ने देखा, प्राकृतिक पर्यावरण में तो हम लोगों ने देखा कि दोनों आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आता है। ठीक है, अब जो ह्यूमन इन्वायरमेंट्स हैं, यानी कि मानव यानी कि इंसान के जो इंसानों के द्वारा जो वातावरण यानी कि पर्यावरण बनाया गया, वो क्या प्रकट करता है, वो क्या बताता है। रिवील्स मतलब बताना, दिखाना। ठीक है, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में हम लोगों को देखने को मिलेगा एक्टिविटीज़, यानी कि जो इंसानों का गतिविधियाँ है, कार्यकलाप है ना, यानी कि क्रिया जो है, कार्य जो करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसके बाद क्रिएशन, जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, आविष्कार किया जाता है। एंड इंटरैक्शन मतलब होता है जैसे कि पारस्परिक जो क्रिया होता है, बातचीत करना, या इंसानों के द्वारा किसी वस्तु पर प्रभाव मतलब किसी के ऊपर प्रभाव डालना है ना, यानी कि इन्फ्लुएंस करना, उसको इंटरैक्शन करते हैं। सिंपल वे में इंटरैक्शन मतलब आप लोग ज़्यादा मत सोचिएगा, बातचीत करना। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्सों में से, ह्यूमन बींग्स जैसे कि मैं हूँ ह्यूमन बींग है ना, आप ही ह्यूमन बींग, तो हम लोग दोनों जो बात करते हैं उसको इंटरैक्शन कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने सड़क बनाया, मैंने बिल्डिंग बनाया, उसको क्रिएशन हो गया है ना, और जैसे कि पढ़ना, दौड़ना है ना, खाना पीना, ये सब एक्टिविटीज़ हो गए, तो वो ह्यूमन इन्वायरमेंट्स में आता है। ठीक है, सो यहाँ पर आइए आप लोग, वर्ड ओरिजिन एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड environner
इन्वायरनर मीनिंग नेबरहुड। आप सुनिए ध्यान से। तो जो ये शब्द इन्वायरमेंट हम लोग इंग्लिश में देख रहे पढ़ रहे है ना, तो ये फ्रेंच वर्ड से इसको लाया गया है, यानी कि फ्रांस का जो भाषा है फ्रेंच, उस भाषा से उन फ्रेंच भाषा के शब्द से लाया गया। जैसे कि फ्रेंच वर्ड से इन्वेरोनर, यानी कि जिसका मतलब है नेबरहुड। इन्वेरोनर का मतलब है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब अड़ोस पड़ोस है ना, यानी कि पड़ोसन, पड़ोस, अड़ोस पड़ोस को कहते हैं। तो अब देखो, जो भी चीज़ें हम लोगों के चारों ओर है उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, और इकबाल का रबी का टीचर ने भी कहा बुक पे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन्वायरनर शब्द से ही क्यों इन्वायरमेंट बना है ना। तो इन्वायरनर जो फ्रेंच शब्द है उसका मीनिंग नेबरहुड है। नेबरहुड मतलब अड़ोस पड़ोस। अड़ोस पड़ोस कहाँ पर होते हैं? नज़दीक में होते हैं, चारों ओर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब इन्वायरमेंट का इधर मीनिंग देखिए, जो चीज़ चारों ओर है, हम लोगों के चारों ओर है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी हम लोगों को देखने को मिला। सिमिलैरिटी हम लोगों को मिला कि नहीं, इन्वायरमेंट और इन्वेरोनर में, यानी कि फ्रेंच वर्ड इन्वेरोनर और इंग्लिश वर्ड इन्वायरमेंट, यानी कि दोनों का मीनिंग ही एक ही है। इन्वायरमेंट मतलब चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, यानी कि हम लोगों के अड़ोस पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं, और फ्रेंच वर्ड जो इन्वायरनर है उसका मतलब है नेबरहुड, जो कि हम लोगों के अड़ोस पड़ोस में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्वायरनर से इन्वायरमेंट शब्द बनाया गया है। नेक्स्ट आइए, और एक दूसरा एक जानकारी आप लोगों को दे दे। हिंदी में पर्यावरण है ना, आप लोग संधि पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद अगर आप लोग करेंगे तो आई थिंक परिअवरण होगा, परिजोग आवरण है ना। तो आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा सिंपल वो भी कहता हूँ। परि प्लस, यानी कि जोग कहते हैं ना हिंदी में, परि प्लस अवरण, दोनों को अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो पर्यावरण होगा। तो जब संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उसका मीनिंग अलग अलग आएगा। जैसे कि परि मतलब हमारे चारों ओर का जितने भी चीज़ें होते हैं उसको परि कहते हैं, यानी कि हमारे चारों ओर। और अवरण मतलब हमें जो चारों ओर से घेरा हुआ है उसको अवरण कहते हैं। अवरण मतलब जो चीज़ें हम लोगों को चारों ओर से घेरा हुआ होता है उसको अवरण कहते हैं। यानी कि हमारे चारों ओर से जो भी चीज़ें हम लोगों को घेरा है ना, उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जो पर्यावरण शब्द है उसका अगर अर्थ देखा जाए तो डायरेक्ट उसका अगर हम लोग डीपली जाएंगे तो जो भी चीज़ें हम लोगों के चारों ओर से घिरा हुआ है हमें उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise the natural environments. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. तो प्राकृतिक इन्वायरमेंट में देखिए, जमीन, जल, पानी, हवा, पेड़ पौधे है ना, जानवर, ये सब मिलकर नेचुरल इन्वायरमेंट बना हुआ है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण बना हुआ है। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, यानी कि लिथोस्फीयर आप लोगों को पता ही है, मैंने अभी नेक्स्ट उसमें कहा था आप लोगों को, है ना, जो ज़मीन, लैंड का डोमेन जो क्षेत्र है, ज़मीनी जो क्षेत्र है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर पानी, समुद्र, पोन्स, तालाब है ना, नदियाँ हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। एटमॉस्फेयर वायुमंडल है ना, और बायोस्फीयर जीव मंडल। ये आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग अब हम लोग ये जो क्षेत्र है, डोमेन्स मतलब क्षेत्र, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इसका कुछ तथ्य हम लोग, जो फैक्ट्स है उसको हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिथोस्फीयर में आइए। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ।
It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है। जैसे कि लिथोस्फीयर ज़मीन को आप लोग इमेजिन करिए, जो ज़मीन कैसा होता है, यानी कि सॉलिड होता है कि नहीं, है ना, सॉलिड होता है। और इसका जो ऊपरी सतह होता है, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है, जो हार्ड, यानी कि पृथ्वी का ऊपरी सतह के जो सबसे हार्ड कड़ा पार्ट्स है, हिस्सा है ना, जैसे कि लैंड, ज़मीन जो है, ठीक है, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। जो कि लिथोस्फीयर ये जो है चट्टानों से, खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्सों से पूरी तरीके से बना हुआ है, और उसके साथ साथ बहुत ही मोटा, ठीक है, लेयर ऑफ सोयल सॉरी, जो ज़मीन के ऊपर, ज़मीन में हम लोग सोयल देखते हैं, सोयल का जो ज़मीन के ऊपर सतह है, जो पूरी तरीके से उसमें हम लोग सोयल देखने को मिलेगा, यानी कि थिन लेयर ऑफ सोयल, है ना, उससे पूरी तरीके से ढका हुआ है। यानी कि लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो हार्ड है उसको कहा जाता है, जो कि चट्टानों से, पत्थरों से, खनिज पदार्थों से बना हुआ है, और उसके साथ साथ मिट्टी से ढका हुआ है, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। और ये जो लिथोस्फीयर है ना, ये इरेगुलर सरफेस है, यानी कि लिथोस्फीयर सब एक जैसा नहीं है, ये इरेगुलर है। कहने का मतलब यहाँ पर जो लैंडफॉर्म पाया जाता है, जो ज़मीन का बनावट पाया जाता है, वो वेरियस टाइप्स है ना, जैसे कि कुछ क्षेत्र माउंटेनियस क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिलीज एरियाज है, कुछ क्षेत्र प्लेट्यूज़ हैं जहाँ पर आप लोगों को हिल भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, और प्लेन्स भी मिलेगा, समतल भूमि भी मिलेगा। अब प्लेन्स है ना, यानी कि प्लेन्स मतलब समतल भूमि, वैलीज़ वगैरह है, ठीक है, और डेजर्ट्स, आइलैंड्स, है ना, ये सब लैंडफॉर्म में आता है। तो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। और लैंडफॉर्म कहाँ पर पाया जाता है? ये महाद्वीपों पर पाया जाता है, यानी कि कंटिनेंट्स पे पाया जाता है, और उसके बाद ये जो समुद्र के नीचे जो फ्लोर्स है, नीचे का जो सतह है, वहाँ पर भी ये सा लैंडफॉर्म पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स us forest, grasslands or for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. और लिथोस्फीयर ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर लिथोस्फीयर की वजह से फॉरेस्ट है, जो हम लोगों को फॉरेस्ट प्रदान किया है लिथोस्फीयर ने, यानी कि जो जंगल है वो लिथोस्फीयर में है ना, ग्रासलैंड है ना, जो ज़मीन ग्रास से भरा हुआ है, फॉर ग्रेजिंग यानी कि चराने के लिए जानवरों को, है ना, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो ज़मीन पर हम लोग एग्रीकल्चर करते, खेती के लिए जो ज़मीन है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानों को घर बसाने के लिए, रहने के लिए, है ना, जो डोमेन है, जो क्षेत्र है, वो लिथोस्फीयर में आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और लिथोस्फीयर एक खनिज पदार्थों का क्या है, एक स्रोत भी है, ठीक है। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइज वेरियस रिसोर्सेज ऑफ वाटर, different parts of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for living organisms. अब जो क्षेत्र है ना पानी का होता है, ठीक है, उसको हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जिस क्षेत्र में पानी होता है ना, उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। अब जिस क्षेत्र में, कहने का मतलब ये मत समझो कि आपके घर के बाल्टी में पानी है तो उसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि जो पानी का स्रोत होता है, जैसे कि नदियाँ है ना, तालाब, ओशंस, सीज है ना, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है, उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जल मंडल कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, एटमॉस्फेयर के आगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे। और आप लोग
होमवर्क करेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है उसका नोट्स बनाएंगे। जैसे कि मैंने लिथोस्फीयर पढ़ाया, लिथोस्फीयर व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, उसका नेचुरल इन्वायरमेंट व्हाट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में बताया, उसको भी आप लोग लिखेंगे, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट उसका आंसर लिखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स क्या क्या है उसको भी आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है उसको आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।